हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मार्केटिंग मिक्स का चौथा एलिमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि है प्रमोशन मिक्स। पुरानी वीडियोस में प्लेस प्राइस और प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी सारी वीडियोस का जो मैं अपलोड कर चुका हूँ और इन सारे मिक्सेस की। तो प्रमोशन मिक्स में मैं यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा कि डिस्काउंट और रिबेट में क्या फ़र्क होता है और पब्लिक रिलेशन कैसे क्या चीज़ भला होती है। प्रमोशन मिक्स में जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा हम चार एलिमेंट पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स के भी, जो कि है एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन और सेल्स टेक्निक्स, जो हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन जैसे कि दी गई है, मार्केट लिखा हुआ है यहाँ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने एग्जाम में लिख के आए कि ये जैसे मैंने कोट करी है कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी है, क्योंकि जो चेकर होता है उसको पता चलता है कि हाँ यार बच्चे ने डीपली स्टडी करी है, अगर आप कोट कर पाते हो कि किसने दी है डेफिनेशन। तो इसमें मेन तीन एलिमेंट है इस डेफिनेशन में, क्या हम जरा देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म, सबसे पहला एलिमेंट ये है मेन। ये आपको ऑलरेडी पता भी है, देखो जो भी कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट जिस भी चैनल के थ्रू करती है उस चैनल को वो पे करती है। जैसे आप सड़क पे होर्डिंग्स देखते हो बड़े बड़े लगे हुए, या आप मेट्रो में देखते हो एडवर्टाइजमेंट लगे हुए। आप आजकल नोटिस कर रहे हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मेट्रो की ट्रेन के ऊपर पूरे पूरा एडवर्टाइजमेंट लगा होता है, इधर उधर एडवर्टाइजमेंट होता है, तो मेट्रो को पे किया होता है एडवर्टाइजर ने। टीवी पे देखते हो आप, रेडियो पे देखते हो, हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो उन सारे चैनल्स को उस कंपनी ने पे किया है अपना एडवर्टाइजमेंट शो करने के लिए। ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है नॉन पर्सनल। इसका यह मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट जिस कंपनी ने किया है वो आपसे पर्सनली आके, ऑब्वियस बात है नहीं मिली है, उसने ये नहीं कहा मुझे आके कि प्रिंस हम आपको ये बेच रहे हैं या ये है। उन्होंने बस अपना एडवर्टाइजमेंट थ्रो कर दिया, जो देख ले ना देखे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली उन्होंने एक दिवाली के रॉकेट की तरह छोड़ दिया उसको आसमान में फटने के लिए। वो फटा, जिसने देख लिया, नहीं देखा। उनको नहीं आइडिया कि कस्टमर को कैसा लगा या नहीं लगा उनके रॉकेट का शो ऑफ या फिर उनका एडवर्टाइजमेंट। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन प्रमोशन ऑफ आइडिया गोल्स गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ये थर्ड है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का क्या मतलब है? स्पॉन्सर कौन होता है? वो बंदा जिसने एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है। और सिंपल भाषा में मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि वो कंपनी जिसने एडवर्टाइजमेंट किया है। तो इस डेफिनेशन को दोबारा देखते, एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म, मतलब जिसके लिए पे किया है कंपनी ने, ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन प्रमोशन ऑफ आइडिया गुड एंड सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब स्पॉन्सर के द्वारा। तो आप एडवर्टाइजमेंट हर जगह देखते हो। और मैं आपको यहाँ पे एक फनी बात बताऊंगा, एक मजे की बात बताऊंगा। आज की डेट में हाल ऐसा हो चुका है, आपके आगे एडवर्टाइजमेंट आते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वो एडवर्टाइजमेंट है। सबसे बड़ा एग्जांपल, आप फेसबुक चलाते हो और आज तक आपने ये चीज नोटिस नहीं की होगी, आपकी वॉल का सेकंड पोस्ट जो होता है हमेशा स्पॉन्सर्ड होता है। अब से नोटिस करना, आपकी फेसबुक वॉल का सेकंड पोस्ट जो कंपनी का होता है उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। इसका क्या मतलब है कि उस पेज ने, उस कंपनी ने फेसबुक को पैसे दिए हैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। यही इंस्टाग्राम पे होता है, और यही जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो फिर जो पहले रिजल्ट्स जो आते हैं उनके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। इसका मतलब ये है उन्होंने गूगल को पैसे दिए हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम को और फेसबुक को पैसे दिए हैं। तो आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट इतने आगे पहुंच गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रहे हैं। तो अब एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल होता है, क्या एडवर्टाइजमेंट फायदे देता है उस कंपनी को जिसने किया है? कुछ ऑब्वियस पॉइंट है, जैसे सबसे पहला पॉइंट क्रिएट डिमांड। ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट है कि कंपनी इसलिए करती है एडवर्टाइजमेंट ताकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, लोगों को पता चले उनके प्रोडक्ट के बारे में। अगला पॉइंट है एजुकेट्स कस्टमर्स एंड मेक शॉपिंग इजियर। एडुकेट में यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि कस्टमर को वो सिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट कि कैसे उनके गुड को अच्छे से यूज किया जाए, मोर प्रॉपरली यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप वो टेली ब्रांड्स के देखते होंगे टीवी में जो आते हैं, जो सोना स्लिम बेल्ट और बहुत अजीब अजीब से ऐड आते हैं, बड़े ल्यूक्रेटिव से होते हैं, वो बड़ा लालची ऐड होते हैं। जैसे वो दिखाते हैं कि मैं पहले ऐसा था और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद मैं ऐसा बन गया। तो वो वाले ऐड में अगर आप उनको देखो, कई कई घंटे तक आते हैं वो, उनको आप देखो तो
सिखाते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया जाए। या यूट्यूब पे कंपनीज अब वीडियोस लॉन्च करने लग गई हैं कि कैसे उनका प्रोडक्ट बहुत ढंग से यूज़ किया जाए। तो एजुकेट कस्टमर को इस वे में भी किया जाता है। और कंपनीज कुछ एडवर्टाइजमेंट में सिखाती हैं कि उनके प्रोडक्ट में नए क्या फीचर्स ऐड हुए हैं ताकि कस्टमर उन्हें यूज़ कर पाए। जैसे मैं रिसेंटली देख रहा था, गूगल का ऐड आने लग गए हैं गूगल मैप से। मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद उस ऐड में क्या होता था। वो कहता था कि आप इस जैम को इग्नोर नहीं कर सकते बट इस जैम को कर सकते हो, मतलब ट्रैफिक जैम को। और फिर वो गूगल मैप्स का ऐड दिखाता था। ऐसा नहीं है गूगल मैप्स कोई नया फीचर है और गूगल पे आप गूगल मैप्स के थ्रू आप ट्रैफिक अभी रिसेंटली नहीं देख सकते। बहुत कई सालों से ये फीचर है गूगल के पास। बट अब वो एजुकेट कर रहे हैं कस्टमर्स को ताकि कस्टमर जो है आप और मेरे जैसे वो गूगल के प्रोडक्ट्स लें, एंड्रॉयड खरीदें। एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है। तो ऐसे कंपनीज एडुकेट करती है कस्टमर्स को। अगला पॉइंट है एनहांसेस कस्टमर कॉन्फिडेंस। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। देखो, जब आप किसी स्टोर पे जाते हो, मल्टीप्लेक्स में जाते हो, या फिर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या आप किसी शॉप में जाते हो जहां आपके पास तीन चार चीजें रखी हो। मानो आप शर्ट लेने गए हो, आपके आगे दो तीन शर्टें रखी हैं अलग अलग ब्रांड्स की। अब आप एकदम सडनली देखते हो कि यार इस प्रोडक्ट का तो मैंने, इस शर्ट का तो मैंने ऐड कहीं देखा था टीवी पे या रेडियो पे या किसी होर्डिंग पे। तो इन कंपैरिजन टू वो जो दो दूसरी शर्ट है जिनका आज तक आपने ऐड नहीं देखा, आप तीसरी शर्ट को प्रेफर करोगे जिसका आपने ऐड देखा है। क्योंकि आपको लगता है कि हाँ यार इसका नाम सुना हुआ है, इसको मैंने देखा है कहीं, इस पे मुझे थोड़ा भरोसा है, इसको मैं खरीद सकता हूँ क्योंकि इस कंपनी ने ऐड पे पैसे खर्चे थे। तो इसका मतलब ये है कंपनी बहुत बड़ी है। जैसे हम देखते हैं कि यार हम बड़े अट्रैक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स की तरफ जिनका हमने टीवी में ऐड देखा होता, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ यार ये टीवी में ऐड आया था, बढ़िया होगा। तो इनहांसेस कस्टमर कॉन्फिडेंस मतलब क्या है? कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ अगर कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट रखे हैं तो उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट काफ़ी बेटर होगा, तो इसलिए कस्टमर खरीदते हैं। क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, इसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है जो ये कहना चाहता है। कुछ कंपनीज एडवर्टाइज क्या करती हैं कि वो कैसे सोसाइटी के लिए भला कर रही हैं, कैसे वो कंपनीज को, सोसाइटी को फायदा दे रही हैं, कैसे वो सोसाइटी के लिए स्टैंड हो रही है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल इसका जो आप देख रहे हो आज की डेट में, पतंजलि। पतंजलि ने अभी मैं देख रहा था कि 15 अगस्त के टाइम वो स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहा था, रामदेव बाबा जी स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे थे कि स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदो, इंडिया के प्रोडक्ट खरीदो ताकि इंडिया का फायदा हो, इंडिया में जॉब्स मिले। रामदेव अपने कई एड्स में ये भी दिखाते हैं कि वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं इस सब से। तो वो दिखा रहे हैं कि कैसे पतंजलि अपनी कंट्री के लिए स्टैंड ले रही है, कैसे वो कंपनी के लिए जॉब्स क्रिएट कर रही है, कैसे वो हेल्दी प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि लोगों को फायदा देंगे। और इंटरनेशनल ब्रांड को मार्केट से हटा के कैसे पतंजलि इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है rather देन प्रॉफिट कमाने के। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी हो जाती है। हमें पता है पतंजलि कुछ कर रही है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि पतंजलि कई हजार करोड़ रुपए लगा के एक यूनिवर्सिटी बनाने वाली है दिल्ली के आसपास। तो ऐसे कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी होती है और कस्टमर फिर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। अगला पॉइंट है फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ये आसान सा पॉइंट है। कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है तो हम नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म कैसे करेंगे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो हम हर जगह एडवर्टाइज करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, हम अलग अलग जगहों पे करेंगे। तो उससे हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला पाएंगे। अगला पॉइंट है क्रिएट कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर लॉयलिटी का क्या मतलब होता है कि ये चीज़, ऑल्दो मैंने अभी रिसेंटली इस चीज़ को समझा है कि इंडियंस में कमी होती है। कस्टमर लॉयलिटी क्या होती है? जैसे रिलेशनशिप में हम कुछ लोग लॉयल होते हैं अपने पार्टनर को लेके, चाहे उन्हें कितने भी अच्छे ऑप्शन मिल जाए वो अपने पार्टनर से स्टिक करते हैं। ऐसे कस्टमर लॉयलिटी का मतलब क्या है कि वो आपके ब्रांड से ही खरीदेंगे, चाहे आप कितना ही महंगा दो उन्हें अपना प्रोडक्ट, चाहे आप क्वालिटी कम भी कर दो, बट वो आपके ब्रांड से ही खरीदेंगे क्योंकि वो आपके ब्रांड को लेके एडिक्टेड है, वो आपके ब्रांड को लेके लॉयल है। कॉम्पिटिटर्स का वो नहीं खरीदेंगे चाहे कॉम्पिटिटर अच्छे फीचर्स भी दे रहा हो। एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर लॉयलिटी कैसे बनती है? देखो, आप, ये चीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मैं आपके पास रिक्वेस्ट करता हूँ आके कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मैं आपको परसुएट करता हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट प्लीज़ खरीदो, आप नहीं खरीदोगे पहली बारी में।
बट अगर मैं परसिस्टेंट रहूं, मैं आपके पास बार बार हूं ये कहते हुए कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, हर हफ्ते में मैं डेली आता हूं, तो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि आप कहोगे कि चल यार मैं इसका प्रोडक्ट खरीद ही लेता हूं एक बारी तो उससे क्या हुआ, मेरे पास एक बारी सेल आई। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है कस्टमर लॉयलिटी में, और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अगर आप रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट करते हो, कोई ब्रांड रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसी सेम कस्टमर से रिपीटेड सेल्स आती हैं। और अगर वो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहा है और आपने जो नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं वो भी खरीद रहा है, तो एक टाइम बाद वो आपके ब्रांड को लेके लॉयलिटी जनरेट करेगा कस्टमर, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हो, और आपके वो प्रोडक्ट्स को लेके एडिक्ट हो जाएगा। तो रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट की है कि आपके कस्टमर आपके ब्रांड को लेके लॉयल हो जाएं। अगले पॉइंट पे आते हुए, जो कि है प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे कीवर्ड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो मैं पुरानी वीडियोस में बहुत लेंथ में समझा चुका हूँ, मैं फिर भी थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ। मानो हमारा बिजनेस है, एग्जांपल ले लेते हैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा हुआ मैं टी शर्ट डिज़ाइन ही करता, तो हम ऐसे टी शर्ट्स कुछ बनाते हैं। तो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा जो बिजनेस है, अगर हम 100 टी शर्ट्स बनाते हैं तो हमारी एक टी शर्ट पड़ेगी 500 रुपीज़ की हमें। बट अगर हम 10,000 टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारी एक टी शर्ट हमें शायद पड़ जाए 400 रुपीज़ की। क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। यहाँ कीवर्ड देखो स्केल है, कि आपने अपनी प्रोडक्शन स्केल करी तो आपको पर टी शर्ट की कॉस्ट सस्ती हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सप्लायर से 10,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल मांगा, तो आपने बल्क में मांगा तो आप उससे डिस्काउंट मांगोगे, आप अपनी मशीन्स को एफिशिएंटली यूज़ करोगे, आप अपनी मैनेजमेंट और लेबर को और ज़्यादा फोर्स करोगे कि वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन दे। तो इसकी वजह से आपको पर यूनिट कॉस्ट आपकी सस्ती पड़ गई। अब एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि आपकी डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की, आपकी आप बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर पाते हो, ज़्यादा डिमांड की वजह से आप अपनी प्रोडक्शन स्केल अप करते हो, आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है और आपकी पर यूनिट कॉस्ट सस्ती पड़ती है। जैसे यहाँ 500 की थी 100 टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने पे, और यहाँ पे 10,000 है, 400 रुपये 10,000 पर मैन्युफैक्चर करने पे। तो इससे आप अपने, इसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से सस्ते में अपना प्रोडक्ट बेच पाते हो, क्योंकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिला है। अब शायद आप में से कुछ लोग ये आर्ग्यू करो कि नहीं यार, एडवर्टाइजमेंट से तो प्रोडक्ट मेरा महंगा भी होगा क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा किया है। तो वो बात बिल्कुल सही है और इसको अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। अगला पॉइंट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो इसमें मेन मुद्दा उठता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका कब इंप्रूव होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका तब इंप्रूव होता है जब आप नए टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हो, जब आप नया लाइफस्टाइल यूज़ करते हो, जब आप अपने लिविंग के तरीके को और ऊपर लेके जाते हो, अपडेटेड रखते हो और अपने आप को अच्छे से ग्रूम्ड रखते हो। तो एडवर्टाइजमेंट से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होता है? कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देख के आप उस प्रोडक्ट को खरीदने जाओगे, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको एक नई चीज़ मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी, नई ग्रूमिंग की चीज़ मिलेगी, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सोचो स्मार्टफोन्स अगर मार्केट में आते और उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं होता, मतलब कहीं भी मानो हाइपोथेटिकली सोच लो कि उनका कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ होता, तो यानी आज की डेट में किसी के हाथ में स्मार्टफोन होते ही नहीं, शायद इक्के दुक्के के हाथ में होते, वो सबको शो ऑफ करता और फिर शायद उसको देख के और 10 15 20 लोग ले आते। बट मेन जो बहुत बड़ी लेवल की जनता है वो टारगेट कभी भी नहीं हो पाती अगर सारे स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग वगैरह ने एडवर्टाइजमेंट पे इतना ज़्यादा खर्चा जगह जगह एडवर्टाइजमेंट ना किया होता जैसे वो करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं एक कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करने के। अब हम एक नई कहानी देखते हैं। देखो अब हम दो दोस्तों की कहानी समझते हैं। एक दोस्त आया क्लास में और वो कहता है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत बुरी चीज़ है। अब दूसरा दोस्त आया, वो कहता है नहीं, एडवर्टाइजमेंट बुरी चीज़ नहीं है, तू ऐसा कैसे से कह सकता है कि एडवर्टाइजमेंट बुरी चीज़ है। तो अब इन दोनों लोगों में आर्ग्यूमेंट होता है। अब ये बंदा बताएगा कि क्यों एडवर्टाइजमेंट बुरी चीज़ है, और ये बंदा बताएगा कि क्यों तू गलत है, क्यों तेरा ये पॉइंट गलत है, और वो बताएगा कि क्यों तू, अब तेरी मेंटालिटी गलत है। अब आते हुए तो ये वाला बंदा है जो एडवर्टाइजमेंट के नुकसान बताएगा, और ये वाला वो बंदा है जो बताएगा कि एडवर्टाइजमेंट के जो तूने नुकसान बताए हैं वो एक्चुअल में गलत तू पॉइंट बोल रहा है और ये सच्चाई नहीं है। सबसे पहला ये बंदा आर्गुमेंट क्या रखता है, एडवर्टाइजमेंट क्यों गंदी चीज है? क्योंकि ये ऐड टू कॉस्ट। क्योंकि
महंगा कर देता है ये प्रोडक्ट को। हम इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स रखते हैं, शाहरुख खान और ये और वो, इतने महंगे को हम खर्चा करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट में, जगह जगह होर्डिंग्स पे पैसा लगाते हैं, हर जगह एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो क्या है, हमें अपना ऑब्वियसली बात है वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अपने प्रोडक्ट में ऐड करना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा तो अल्टीमेटली कस्टमर के कंधे पे जाता है वो वजन खर्चे का। अब ये बंदा जो एडवर्टाइजमेंट के फेवर में है वो कहता नहीं यार तू गलत कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, जो मैं ऊपर ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो इससे हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल पे जाके अगर हमारी 10,000 बनाने पे 400 रुपए की टी शर्ट पड़ी है, तो उसमें अगर हम एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट डाल दें पर टी शर्ट पे, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 50 रुपए पड़ी हो शायद हमें पर टी शर्ट कॉस्ट, तो हमारी टी शर्ट की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 450 रुपए। अगर हम कंपेयर करें बिना एडवर्टाइजमेंट के, तब भी हमारी 50 रुपए से सस्ती है ये टी शर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि नहीं, जो इस बंदे ने पॉइंट बोला है, ये बंदा कहना चाहता है कि नहीं यार तू गलत बोल रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमारा प्रोडक्ट अल्टीमेटली सस्ता या उतना ही पड़ जाता है जितना एडवर्टाइजमेंट के बिना पड़ता। अगला पॉइंट है, ये बंदा कहता है यार एडवर्टाइजमेंट ना अंडरमाइन सोशल वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। इसका मतलब, इसका कीवर्ड क्या है? एडवर्टाइजमेंट लोगों को मटेरियलिस्टिक बनाता है, मटेरियलिस्टिक। इससे पहले कि मैं आपको वो आर्ग्यूमेंट समझाऊं, मैं मटेरियलिस्टिक का मतलब समझाता हूं। देखो मटेरियलिस्टिक का क्या मतलब होता है कि दीन दुनिया की तरफ भागना, मतलब जो बड़े बड़े संत कहते हैं कि दीन दुनिया की तरफ भागना, चीज़ों की तरफ भागना। मटेरियलिस्टिक होने का मतलब क्या हुआ कि आपको सब लेटेस्ट चाहिए, आपको लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए, आप आईफोन चाहिए, आपको महंगी गाड़ी चाहिए, BMW, ऑडी, आपको बड़ा बंगला चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए महंगा, आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें चाहिए, अपने आसपास सबसे महंगी चीज़ें चाहिए, चाहे आपको ज़रूरत हो या चाहे आपको ज़रूरत ना हो। बट मटीरियलिस्टिक बंदा वो बंदा होता है जो खर्चा करता है, उसे शो ऑफ करता है, और ताकि वो सोसाइटी में अपने लिए स्टैंड आउट कर सके और लोगों को बेसिकली शो ऑफ कर सके। ये मटीरियलिस्टिक बंदा होता है। और उसका उल्टा वो बंदा होता है जो साधु संत टाइप होता है, जो बहुत कुछ भी नहीं रखता अपनी लाइफस्टाइल में, सिर्फ वही चीज़ें लगता है जो नेसेसिटी हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल का फाउंडर था, वो बंदा वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में आता था और सबसे बड़ा, उसे फादर ऑफ इनोवेशन कहते हैं, उसने सबसे बड़ा रेवोल्यूशन किया है। कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स उस बंदे ने बनाए, फोन, स्मार्टफोन्स वो बंदा लेके आया मार्केट में। वो बंदे के का इंटरव्यू में एक बंदे ने बताया कि उसके, स्टीव जॉब्स के अगर आप घर में जाओगे तो उसके रूम में सिर्फ एक बेड होता था, एक टेबल होती थी जिसपे आइजैक न्यूटन और महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी को बहुत मानता था स्टीव जॉब्स, उन दोनों की फोटोज होती थी, और उनके रूम में कुछ भी नहीं होता था। तो ये बंदे होते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक। जापानीज लोग ऐसे होते हैं, वो बस एक अपने रूम के नीचे, रूम के फ्लोर पे गद्दा डाल के सोते हैं और उनके पास कुछ नहीं होता। तो अब ये बंदा क्या कहना चाहता है? ये बंदा कहना चाहता है अंडरमाइन सोशल वैल्यू। मतलब क्या है, ये लोगों को मटीरियलिस्टिक बना देता है और उनकी नीड्स को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई नीड करता है। तो क्योंकि जब आप नए नए एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जब आप ऑडी का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जब आप BMW का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जब आप देखते हो आईफोन का एडवर्टाइजमेंट, तो आप जिद करते हो अपने पेरेंट्स से, या फिर अपनी आप डिजायर्स बनाते हो कि मुझे खरीदना है, क्योंकि ये चीज़ आपको चौड़ बनाएगा आपकी मार्केट में, आप लोगों के आगे शो ऑफ कर सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट हमारी सोशल वैल्यूज को इस तरीके से हार्म करता है कि हमें मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, और ये बनाता है। अब इसमें क्या कहना चाहता है, इसके अगेंस्ट ये दूसरा बंदा क्या आर्ग्यू करता है, नहीं यार तो गलत बोल रहा है ये चीज, क्योंकि देखो ये सोशल वैल्यू को अंडरमाइन नहीं करता, ये बल्कि बायर्स को नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। और बायर्स को कोई ये गोली तो रखता नहीं है जाके कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग शायद खत्म होने वाली है, तो ये बायर्स को जाके ये तो कहता नहीं कि हमारा प्रोडक्ट जबरदस्ती खरीदो, बट ये बताता है बायर्स को कि क्या नई चीज़ें हैं मार्केट में, तो उनको ये चॉइस देता है कि हाँ यार और बढ़िया चीज़ें खरीदने के लिए और नई चीज़ें खरीदने के लिए, तो उससे उनको और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाता है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि अंडरमाइन सोशल वैल्यू, बेकार की बात है। अगला पॉइंट ये बंदा क्या कहता है कि क्यों एडवर्टाइजमेंट गंदी चीज़ है, एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट। देखो
आपने क्या आज तक अपनी लाइफ में कोई एडवर्टाइजमेंट देखा है जो कि ये कहे कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा घटिया क्वालिटी का है बट हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो और हमारा घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट इंजॉय करो? ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा ऐसे एडवर्टाइजमेंट। हर एडवर्टाइजमेंट यही कहता है हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन है, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, चाहे वो हो या चाहे वो ना हो। तो अब इस पे ये बंदा क्या आर्ग्यूमेंट करता है जो इसके फेवर में एडवर्टाइजमेंट है, वो कहता है देखो, इंफीरियर और सुपीरियर प्रोडक्ट जो होता है वो किसी इंसान के स्टेटस पे, इकोनॉमिक स्टेटस पे, उसके जेब में कितना पैसा है कमाता है वो, उस पे डिपेंड करता है। किसी के लिए कोई प्रोडक्ट इंफीरियर हो सकता है, जो बंदा 2 करोड़ रुपए महीने साल का कमाता है उसके लिए कोई प्रोडक्ट इंफीरियर हो सकता है, बट साल के जो बंदा 10 लाख रुपए कमाता है वो उसके लिए सुपीरियर हो सकता है प्रोडक्ट, वो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ कहना बेकार है कि एक इंफीरियर प्रोडक्ट को ये प्रमोट करता है। इंफीरियर और सुपीरियर लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। बट मैं इसमें यहाँ पे एक एडिशन करना चाहूँगा, ऑल्दो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट स्टिल मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ मैं तीसरा बंदा जबरदस्ती घुस गया इस आर्ग्यूमेंट में, मैं तीसरा बंदा जबरदस्ती घुस गया हूँ। मेरा नाम जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, प्रिंस। मैं भी अब बीच में थोड़ी अपनी एक्सपर्ट कमेंटेटरी करना चाहता हूँ। मैं इस वाले थर्ड आर्ग्यूमेंट में, एनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट में, जो बंदा अगेंस्ट में बोल रहा है मैं इसको ज़्यादा फेवर करूंगा। मैं बस अपना पर्सनल, सिलेबस में नहीं है, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं इसको फेवर करूंगा क्योंकि यार देखो, ये बात सही है कि कोई भी ब्रांड ये नहीं कहता कि हमारा प्रोडक्ट घटिया है, तो इस बात में एक लेवल पे सच्चाई है। इकोनॉमिक, ये इसको ये कहना डिफेंड क्या कह के करता है कि इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है कि कोई प्रोडक्ट इंफीरियर सुपीरियर हो। ये बात मेरे को ज़्यादा सही नहीं लगती है, बट इसको मैं ज़्यादा अपना व्यू ज़्यादा रखूंगा नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगला पॉइंट ये बंदा क्या कहता है, ये क्या कहता है कि क्यों एडवर्टाइजमेंट गंदे हैं, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं बायर को। इतने सारे ब्रांड्स, और उसमें अब आजकल ब्रांड्स इतनी सारी टेक्निकलिटीज फेंकने लग गए हैं। जैसे अब आते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स में फ़ोन्स के कि हमारे फ़ोन में स्नैपड्रैगन 445 चिपसेट कोर टू ड्यूअल 4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा है। तो इससे बायर कंफ्यूज हो जाता है रैदर देन कि उसको हेल्प हो कि इतने सारे ब्रांड्स और हर ब्रांड अपनी टेक्निकलिटी थ्रो कर रहा है, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, मुझे नहीं पता मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं। तो एडवर्टाइजमेंट कंफ्यूज करते हैं। इसमें ये क्या कहता है इसके अगेंस्ट में, मतलब इस पहले वाले बंदे के अगेंस्ट में, कि नहीं यार तू गलत कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट कंफ्यूज नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट वाइड चॉइस देते हैं खरीदने वाले को, कंज्यूमर्स को। और आज का कंज्यूमर, आपकी बुक में चीज़ लिखी हुई है कि आज का कंज्यूमर इतना स्मार्ट है कि वो समझ पाए कि उसके लिए प्रोडक्ट कौन सा बेटर है और उसे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। उसको और ज़्यादा चॉइस मिलती है और वो अपने लिए और बेटर परचेज कर पाता है। अब इसमें मैं जैसे कि तीसरा बंदा ज़बरदस्ती घुस गया हूँ इस आर्ग्यूमेंट में। इस केस में भी मैं जो एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट बोलता है मैं उसके फेवर में हूँ, क्योंकि देखो, ऑल्दो आपकी बुक कहती है कि आज का बायर बहुत स्मार्ट बन चुका है, बट मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं अभी भी ऐसे काफ़ी अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, मोस्टली गर्ल्स, जो जिनको ये भी नहीं पता कि उनके कंप्यूटर में कौन सी विंडोज़ है। मैं उनसे पूछता हूँ कौन सी विंडोज़ है, वो कहते हैं हमारा एचपी का कंप्यूटर है। उन्हें नहीं पता कि उनके कंप्यूटर में कौन सी विंडोज़ है। तो ऐसा, आज आज के भी डेट में बायर कोई बहुत स्मार्ट नहीं है। आपको पता है आपके कंप्यूटर में क्या विंडोज़ है, कमेंट में बताना। तो देखो, ये ऑल दो सिलेबस के बाहर का था, बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जो कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि जरूर रखो। ऐसा नहीं है बुक का रट लो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, सम एडवर्टाइजमेंट आर इन बैड टेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ एडवर्टाइजमेंट उल्टी सीधी बातें फेंकते हैं जो कि ट्रू नहीं होता। जैसे सलमान खान को आप देखते हो तो थम्स अप के ऐड में आज कुछ तूफानी करते हैं, पता नहीं थम्स अप खा के वो पी के पता नहीं कहाँ हेलीकॉप्टर पे कूदना, ट्रकों पे कूदना चालू करता है। और टीनेजर इंडिया के कई सारे बेवकूफ़ भी होते हैं, पता चला कोई टीनेजर थम्स अप पी के हाईवे पे चढ़ गया और फिर ट्रक पे छलांग मार रहा है वहाँ से छलांग मार के। तो ये बेफालतू की चीज़ें हैं जो एडवर्टाइजमेंट हमेशा दिखाते ही रहते हैं। डीओ लगा के लड़कियां पीछे पड़ गई, तो ये बेकार की चीज़ें बैड टेस्ट में होते हैं और इन सबको नहीं दिखाना चाहिए। इसके अगेंस्ट ये बंदा कुछ नहीं कहता, बस ये ट्रू करके शांत हो जाता है, ये एग्री कर देता है इस बात को कि हाँ यार कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और छठा क्लेम क्या करता है ये बंदा एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट, कि सम एडवर्टाइजमेंट मेक फॉल्स क्लेम्स। मतलब क्या है, कुछ एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट्स के बारे में झूठ बोलते हैं।
जैसे कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल ली है, ये मैकडोनल्ड्स का बर्गर, आपको क्या दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में और क्या रियलिटी होती है। और ये लिटरली आप नोटिस करना, मैंने मैक महाराजा बर्गर मंगाया था, एडवर्टाइजमेंट में वो इतने बड़े बड़े फूले हुए होते हैं और आते हैं वो ऐसे पिचके हुए दबे हुए से हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट झूठे होते हैं एक तरीके से। तो अब इसके अगेंस्ट ये बंदा क्या कहता है, इसमें भी ये बेचारा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता इसके अगेंस्ट, और ये कह देता है कि ट्रू है, ऐसा सच है, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट को जो भी एडवर्टाइजर होता है इन कंपनीज को पैनलाइज करना चाहिए और उनके अगेंस्ट केस करना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट बोलता है उसका परला ज़्यादा भारी है, मैं तो इसे विनर डिक्लेयर करूँगा। आप बताओ, आप किसको विनर डिक्लेयर करोगे, आपको किसकी बातें ज़्यादा सच्ची लगी? मुझे तो अगेंस्ट वाले की लगी, आपको शायद फेवर वाले की लग रही हो, मुझे नहीं पता। तो इससे हमारा ख़त्म होता है एडवर्टाइजमेंट। अब हम अपने अगले आते हैं प्रमोशन मिक्स की टेक्निक पे। सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की देखो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली सेल्स प्रमोशन का एम क्या होता है, सेल्स को बूस्ट करना। मतलब क्या है कि इमीडिएट सेल्स लाना। देखो कस्टमर्स की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप अपनी परचेज को हमेशा डिले करते हो। आप कहोगे चल यार अगले हफ्ते खरीद ले, अगले महीने, अगले 6 महीने बाद, 2 साल बाद खरीद लूंगा। सेल्स प्रमोशन की टेक्निक से कस्टमर में एक लालच आता है, हम कस्टमर को परसुएड कर पाते हैं कि वो एकदम अभी खरीद ले। देखो सेल्स प्रमोशन के अब हम एक्टिविटी टेक्निक्स पढ़ते हैं, ये इनसे आपका आ ही जाता है बोर्ड में केस स्टडी, मोस्ट प्रोबेबली आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हैं हमारे दो भाई भाई, रिबेट और डिस्काउंट, जो कि आप बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। बट मेरे को आपको एक चीज़ बहुत दुख से बतानी पड़ेगी कि आपकी बुक में रिबेट और डिस्काउंट की, मैंने इस चीज़ पे बहुत घंटे और बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, आपकी बुक में रिबेट और डिस्काउंट की बिल्कुल गलत डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपको मेरे लगता है कि मैं पागल हूँ और वो लोग समझदार हैं जो बोर्ड के जिन्होंने बुक लिखी है, तो मैं आपको याद दिला दूँ रूबी सिंह का बिहार का जो इंसिडेंट हुआ था। और मैं आपको कई सारी इनसाइड की स्टोरीज बता सकता हूँ जिससे आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाए, बट हमारे पास टाइम नहीं है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इतना बता रहा हूँ कि आप बोर्ड में बिल्कुल गलती ना कर पाओ, आप बिल्कुल बोर्ड में आराम से हैंडल कर पाओ की स्टडी। देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो कि गलत है, डिस्काउंट हमेशा परसेंटेजेस में होगा और रिबेट हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज में होगा। कहने का मतलब क्या है कि डिस्काउंट होगा कि 50% ऑफ, 30% ऑफ, 20+20% ऑफ। रिबेट होगी कि 50,000 रुपये की रिबेट, 30,000 रुपये का हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, 70,000 रुपये से हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, तो इसमें हज़ारों लाखों की बात होगी। डिस्काउंट में परसेंटेज की बात होगी। रिबेट हमेशा एक्सेस स्टॉक को क्लियर करने के लिए दिया जाता है। जहां पे आपको केस स्टडी में वर्ड दिख गया एक्सेस स्टॉक के लिए क्लियर करने के लिए हमने ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक इस्तेमाल करी, से पहचानो, तो आपको रिबेट लिखना है बिल्कुल बिना सोचे। और डिस्काउंट दिया जाता है लेस देन लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस से कम पे डिस्काउंट दिया जाता है। लिस्ट प्राइस जो होता है उससे हम सस्ते पे, उस पर हम परसेंटेज लगाते हैं 20 या 30% और उससे हम कम पे दे देते हैं। ऑल्दो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ आपकी बुक में बिल्कुल गलत दे रखा है इसके बारे में, बट आपको यही समझना पड़ेगा, आई एम सॉरी। अगला पॉइंट है रिफंड। रिफंड क्या होता है कि जब आप प्रूफ ऑफ परचेज प्रेजेंट करते हो जिससे भी आपने खरीदा, तो वो आपको कुछ पैसे लौटा देता है कि आप प्रूफ परचेज करो प्रेजेंट कि आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा और यूज़ कर लिया। जैसे सिगरेट्स के केस में होता है, ऑल्दो आप ये मत समझना मैं सिगरेट स्मोक करता हूँ, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, मेरे फ्रेंड्स करते हैं तो मुझे पता है। जब आप सिगरेट सारी कंज्यूम कर लेते हो अपने पैक से और आप उस पैकेट को जाके रिटर्न करते हो, तो उस जो दुकानदार है आपको 3-4 रुपए रिटर्न कर देता है, तो वो होता है रिफंड। अगला पॉइंट है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि अपने प्रोडक्ट के साथ आपने कुछ और प्रोडक्ट, कोई दूसरा प्रोडक्ट डाल के दे दिया। जैसे फोन के साथ मेमोरी कार्ड, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे, फोन के साथ मेमोरी कार्ड देना, आपको कुछ बॉटल दे देना पानी की, कुछ पेप्सी या कुछ बड़ी सी 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के साथ। जो पीछे कुछ स्कीम चल रही थी कि 1 साल पहले 9 के सूप के साथ आपको नूडल्स फ्री मिल जाते थे क्योंकि उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था। ये बेसिकली यूज होती है कि कोई अभी करंट एस्टैब्लिश ब्रांड अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हो, तो उसको हेल्प होती है अपना प्रोडक्ट नया मार्केट में बेचने में और कस्टमर्स को थोड़ा लालची, थोड़ा उसका एडिक्ट बनाने में। अगला पॉइंट है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे देना उसी प्रोडक्ट की।
मतलब 2 लीटर पेप्सी में थोड़ी 100-200 ml ज़्यादा दे देना, या मैगी में थोड़ा कुछ ग्राम ज़्यादा दे देना, या कुछ जूतों में एक्स्ट्रा फीते दे देना। तो ये क्वांटिटी गिफ्ट गुड्स हो गया। मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन और क्वांटिटी गिफ्ट के डिफरेंस में। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में हम अपने प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट डालते हैं। क्वांटिटी गिफ्ट में हम अपने प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं उसी की थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी करके दे देते हैं। जैसे मैं रिसेंटली आजकल नोटिस कर रहा हूँ, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि सारे स्नैक्स, लेस, अंकल चिप्स चिप्स और सारे कुरकुरे वगैरह सब में दिल्ली में तो एटलीस्ट एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल रही है। 10-20% हर ब्रांड दे रहा है फालतू। तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। अगला पॉइंट है सैम्पलिंग, जो मेरा फेवरेट है। मैं बेसिकली मेट्रो मॉल्स में और महागुन मॉल में इन सब में जा जाके, ये फूड कोर्ट्स में आपको सैम्पल्स मिलते हैं इनके प्रोडक्ट से। आप खाओ और जितना खाना खाओ और खा के भाग जाओ, तो ताकि आपको उस प्रोडक्ट का टेस्ट लग जाए। तो कंपनीज ये भी करती हैं कि कस्टमर को फ्री सैम्पल्स दे अपने प्रोडक्ट के कंज्यूम करने के लिए, ताकि कस्टमर को अगर अच्छा लगे तो वो उसे बाद में आके खरीद ले। मैं तो खा पी के निकल जाता हूँ, मैं कुछ नहीं खरीदता। अगला पॉइंट है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या होते हैं? जैसे आप देखते हो बॉर्नवीटा लिटिल आर्ट चैलेंज और क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, रिलायंस भी कई सारे कॉन्टेस्ट कराती है कि हम कोई कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर देते हैं जिसमें किसी का ब्रेन, इंटेलेक्चुअल लगता है, स्किल्स लगते हैं, और जो बंदा जीतता है उसे हम प्राइज देते हैं। प्राइज में हम बेसिकली अपने ही प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट ज़बरदस्ती लपेट देते हैं बहुत सारे। तो कॉन्टेस्ट ही होता है जिसमें हम स्किल्स का इस्तेमाल करके जीतते हैं। अगला पॉइंट है लकी ड्रॉ। कॉन्टेस्ट में हमने अपने स्किल्स, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इसमें हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और एक तरीके से जैसे हम जो पूलिंग सिस्टम्स होते हैं, पर्ची वाला सिस्टम होता है कि हमने खरीद लिया और 10 लाख में से कुछ लकी कस्टमर को कैटरीना कैफ से मिलने का ऑफर मिलेगा, या फिर गाड़ी मिल जाएगी, या कुछ भी बेफालतू की चीज़, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। तो लकी ड्रॉ में क्या है, बहुत सारे लोग compete करते हैं और कुछ सर्टेन क्वांटिटी के लोगों को कुछ मिलता है, बाकी बच्चों को ठुल्लू मिल जाता है। अगला है इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट। ये लकी ड्रॉ का थोड़ा चचेरा भाई है। इसमें क्या होता है, लकी ड्रॉ में कुछ कई सारे, मैक्सिमम 99% लोग खाली हाथ जाते हैं, 1% है उससे कम को कोई बहुत बढ़िया से गिफ्ट मिल जाता है। इसमें क्या है कि इंस्टेंट ड्रॉ मतलब क्या है, आप कुछ भी प्रोडक्ट लोगे, फोन खरीदोगे या गाड़ी खरीदोगे, उसके साथ आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। उस स्क्रैच कार्ड को में जो आप स्क्रैच करके लिखा होगा वो आपको हाथ की हाथ मिलेगा। इसमें कोई लूजर नहीं होता। इसमें बेसिकली कुछ को बहुत अच्छी चीज मिल जाती है और जिनको नहीं मिलती उनको कुछ ऐसे बेफालतू की चीजें मिल जाती है। मुझे पास में बहुत सारे ग्लास सेट और बेफालतू की चीजें मिली जिन्हें मैंने फेंक दिया था बाद में। तो इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट में कुछ ना कुछ कस्टमर को मिलता है, कुछ कस्टमर को बहुत अच्छा मिल जाता है। लकी ड्रॉ में कुछ कस्टमर्स, मैक्सिमम कस्टमर खाली हाथ जाता है, कुछ को कुछ मिल जाता है। अगला पॉइंट है फाइनेंसिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप कस्टमर को किस्तों पे दे दो, आप उधार पे दे दो गुड्स, 0% इंटरेस्ट पे दे दो, ताकि कस्टमर अगर ये सोच रहा हो कि मैं 10 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके लूंगा, वो अभी खरीद ले। जैसे कि मैंने आपको सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन में यही कहा था कि इमीडिएट सेल्स लाने के लिए होता है ये प्रोडक्ट। ये अगला पॉइंट है यूजेबल बेनिफिट्स। इसमें बहुत ज़्यादा बंदे कंफ्यूज होते हैं और इसको बेसिकली प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से सब हमेशा कंपेयर किया जाता है। मैं इसको ढंग से समझा देता हूँ। यूजेबल बेनिफिट क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट खरीदा और उसके साथ आपको एक ऑफर मिला जो कि आप चाहे तो यूज कर सकते हो और चाहे तो ना यूज करो। बट अगर आपने यूज किया तो ऐसा नहीं है आपको वो बिल्कुल फ्री पड़ेगा, आपको अपनी जेब से कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि परचेज गुड्स वर्थ 50,000 एंड गेट अ पैकेज वर्थ ऑफ 10,000 फ्री। हॉलीडे पैकेज वर्थ ऑफ 10,000 फ्री। देखो, आपने 50,000 के गुड्स खरीदे, से आपने कोई फोन खरीदा और आपको 10,000 रुपए का हॉलीडे पैकेज मिला। अब आप 10,000 रुपए के हॉलीडे पैकेज पे चाहे तो जा सकते हो या चाहे तो ना जाओ। अगर आप गए, पहली बात यूजेबल बेनिफिट कि आप यूज करना चाह सकते हो या नहीं करो वो आपके ऊपर है। बट अगर आपने यूज किया तो उसके ऊपर से आपका खुद का भी खर्चा होगा जो कि कंपनी नहीं पे करेगी। आप हॉलीडे ट्रिप पे गए, 10,000 रुपए को तो आपको फ्री मिल गया, बट उससे ऊपर का जितना खर्चा होगा वो आपके सर पड़ेगा, वो आपको नहीं, आपको कोई कंपनी उसको देगी। या फिर जैसे गेट अ डिस्काउंट वाउचर ऑफ 500 ऑन अपैरल परचेज ऑफ 4,000 एंड अबव। अगर आप 4,000 रुपए या उससे ऊपर का अबव का अपैरल्स खरीदते हो तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट वाउचर मिलेगा।
ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले 10 महीने पहले बेसिकली शायद मैंने खरीदे थे, मेरे को ब्रांड नहीं याद किसी की, मैंने जीन्स वीन्स खरीदी थी। उसके साथ उन्होंने मुझे एक डिस्काउंट वाउचर दे दिया था 20% या 30% का, कि सर अगर आप अगले महीने आओगे तो हम आपको 30% डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि 500 रुपये का अगली बार आप आओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है, मैं चाहूँ तो यूज़ करूँ या चाहे ना यूज़ करूँ, अगर मैंने यूज़ करा तो मुझे 30% का या 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे ऊपर का जितना भी खर्चा होगा वो मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे यूजेबल बेनिफिट क्या होता है। इसमें दो फीचर होते हैं कि आप चाहे यूज करो या ना करो, ना यूज करो, नॉट, ये आपकी मर्जी है। बट अगर आपने यूज किया तो जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो भी एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट्स में बताओ कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मेरे को अच्छा लगेगा जान के। अब हमारे तीसरे टूल पे आते हुए प्रमोशन मिक्स के, मैं पब्लिक रिलेशन से पहले सेल्स प्रमोशन आसान सा करा दूं, पर्सनल सेलिंग। हमारा देखो पर्सनल सेलिंग क्या होता है, सेलिंग गुड्स पर्सनली। सिंपल सा मतलब है कि जब आपके पास कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव खुद आपके पास आए और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट रिकमेंड करे कौन सा आपके लिए सूटेबल है, और बताए कि आप उनका ही प्रोडक्ट खरीदो और कैसे उनका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर है। ये चीज़ अब आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही होगी, मुझे दिल्ली से बाहर के स्कूल्स का नहीं पता, बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास अब कई सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे होंगे और आपको दिखा रहे होंगे कैसे आप फटाफट से ज्वाइन कर लो नहीं तो सीट्स खत्म हो जाएंगी, और कैसे उनका इंस्टीट्यूट सारे दूसरे दुनिया के इंस्टीट्यूट से बेटर है, और कैसे वो आपका कैरियर दुनिया का, आपको करोड़पति बना सकते हैं और आपका कैरियर वो सक्सेसफुल कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे पहले वार्न कर दूँ, सब झूठे हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तो देखो वो भी एक तरीके की पर्सनल सेलिंग का तरीका है कि वो आपको आते हैं रिकमेंड करते हैं कैसे आप बोर्ड्स अटेंड करो और कैसे आप अपना फ्यूचर कैरियर बीएमएस या लॉ या किसी भी दूसरे कोर्स में बना के अपने आप को बेस्ट बना सकते हो, और उनके इंस्टीट्यूट आपकी कैसे हेल्प करेगा। बड़े ही ज़्यादा वो कन्विंसिंग बंदे होते हैं, मैं सही में देख के हैरान हो जाता हूँ। तो इट इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन फॉर्म ऑफ कन्वर्जेशन। मतलब क्या है, ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, मतलब वार्तालाप होती है आवाज़ों में किसी भी एक या कई सारे लोगों के साथ, जैसे क्लासरूम में आपके आते हैं रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट के, फॉर पर्पस ऑफ सेलिंग। मतलब क्या है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। देखो 3 रोल्स होते हैं बेसिकली एक सेल्स एसपी के, सेल्स पर्सन के। पहला होता है परसुएसिव रोल। परसुएसिव का मैं आपको कहूंगा डिक्शनरी से पहले ज़रूर मतलब देख के आओ, आपको पता चला मतलब ही नहीं पता। परसुएसिव रोल में क्या होता है कि उसका काम होता है आपको परसुएट करना, यानी आपको मनाना कि आप उनका प्रोडक्ट खरीद लो। अगला पॉइंट है सर्विस रोल। देखो एक सेल्स पर्सन का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो आपको बेच के भाग जाए, उसका काम होता है आपको आफ्टर सेल्स पर सर्विसेज भी प्रोवाइड करना। जैसे आपने किसी से एसी खरीदा तो आप उसे फ़ोन करके फ्यूचर में कह सकते हो कि यार मेरा एसी ख़राब हो रहा है बार बार, या मेरे एसी में दिक्कत आ रही है तो उसे रिपेयर कराओ। या फिर आप किसी से इंश्योरेंस कराते हो, आप किसी से हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, तो आप इंश्योरेंस कराने के बाद अगर आपका कोई घर का बंदा सदस्य हॉस्पिटलाइज होता है तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन करते हो हेल्प के लिए कि कैसे आपको अपनी पॉलिसी का पैसा मिले। तो ऐसा नहीं है सेल्स सिर्फ कराना काम होता है, उनका काम आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी देना होता है, या सेल्स के रिगार्डिंग सर्विसेज देना होता है। अगला पॉइंट है इंफॉर्मेटिव रोल। इसका क्या मतलब है, उनका काम आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना होता है, आपको समझाना भी होता है कि कैसे उनका गुड आप इस्तेमाल करो, या फिर कैसे आपको नॉलेज देते हैं वो बेसिकली। जैसे आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपके पास कोई आया उसने आपको लैपटॉप बेचा, तो वो आपको सिखाएगा भी कैसे आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप उसे कॉल करके कह सकते हो कि यार मुझे कुछ फंक्शंस बता, यार कुछ मेरे को नॉलेज दे कि मैं कैसे इसको यूज़ करूँ, कैसे मैं और ज़्यादा इसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करूँ, या मुझे कुछ कोई मेरे को प्रोसेसर यूज़ करना है तो वो बताएगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे यूज़ किया जा सकता है। अगला पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटीज ऑफ अ सेल पर्सन। क्या एक क्वालिटीज होनी चाहिए सेल्स पर्सन में। सबसे पहला फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी का क्या मतलब है कि वो जो बंदा है
वो स्मार्ट होना चाहिए, लड़की है तो ब्यूटीफुल होनी चाहिए। और इस चीज़ को देखो कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस चीज़ को मैं भी डिनाई नहीं करता कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट सेल करने आए लड़की, मैं मेल हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बहुत सुंदर सी लड़की आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अट्रैक्शन होगा और एक बारी मैं सोचूंगा कि उसको मैं चांस दूँ, रादर देन कि अगर कोई सुंदर ना आए। और ये चीज़ लड़कियों के लिए भी काफ़ी हद तक ट्रू होगी कि आपके साथ ये चीज़ ज़रूर हुई होगी किसी ना किसी के साथ कि कोई एक स्मार्ट और हैंडसम सा लड़का आया आपको कुछ बेचने के लिए, दुकान पे वो खड़ा है तो आप एक तरफ एक बारी अट्रैक्ट हो जाते हो खरीदने के लिए। अगला पॉइंट है मेंटल और एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। मतलब क्या है, मेंटली उसको स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लल्लू पंजू सा हो, उसको बेवकूफ़ बना दे आप कोई भी, या फिर उसकी मेमोरी बिल्कुल घटिया सी हो, जैसे आपने उसे 2-3 बार कॉल किया, चौथी बार कॉल करने पे भी उसे आपका नाम नहीं याद, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़रूर किलसोगे कि तुझे अब मेरा नाम ही नहीं याद, मैं तेरे को प्रोडक्ट तेरा खरीद रहा हूँ और तू मेरा नाम नहीं याद रख सकता, तू मेरे का नंबर नहीं याद रख सकता। तो ऐसी मेंटल और साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो सेल्स पर्सन है वो बेवकूफ़ ना बन सके और वो कस्टमर को सेटिस्फाई रखे, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी होनी चाहिए और उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। अगला है टेक्निकल क्वालिटीज़। मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसकी टेक्निकलिटीज़ उसे पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक गीक टाइप ऑफ बंदा हूँ, अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ फ़ोन लेने और मैं कस्टम उससे पूछता हूँ कि इस फ़ोन में मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, और वो हकलाता है कि इस फ़ोन में ये लगा है, तो मैं कहूँगा कि तू जा, मैं नहीं खरीदा तेरे से, तेरे को कुछ पता नहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, कुछ बैंक अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो, वोडाफोन की सिम कार्ड भी बेच रहे हो, तो आपको टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, मैं इस पे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे जितनी क्वालिटीज लिखी हैं उसमें सबसे ऊपर ये आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ इतनी अच्छी है होती है, ये चीज़ इतनी सुपीरियर है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करने का तरीका। जो सेल्स पर्सन है उसे फनी भी होना चाहिए, उसे कस्टमर को कन्विंस भी करना आना चाहिए, उसकी वॉइस पोलाइट होनी चाहिए, उसे अच्छे से बात करना आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स करने के लिए। अगला पॉइंट है ऑनेस्टी। मतलब सच्चा होना चाहिए सेल्स पर्सन को, झूठा नहीं होना चाहिए और उसे सच्चाई का रास्ता लेना चाहिए। मेरे नज़र में ये चीज़, ऑल्दो मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा फेवर नहीं करता क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ तक सेल्स पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत सारे झूठे ही होते हैं। अगला पॉइंट है कर्टेसी। कर्टेसी का डिक्शनरी से मतलब देख के आओ। कर्टेसी का वैसे से यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि उसे कर्टेशियस होना चाहिए, मतलब उसे उसको बातचीत करनी बहुत पोलाइट होनी चाहिए, उसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए कस्टमर से, बेसिकली रिस्पेक्टफुली। जैसे अगर आप, मैंने ये चीज़ देखी है इंश्योरेंस एजेंट्स को ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आप फ़ोन करते हो तो आप सीधे कस्टमर से ये नहीं कहो कि हाँ भाई बता यार खरीदना नहीं खरीदना। पहले आप फ़ोन करोगे, आप हेलो करोगे, फिर आप उनसे हाल चाल पूछोगे उनके, ये कर्टेसी होती है। अगर उनके घर में कोई बीमार है, इंजर्ड है, आपको और ये चीज़ पता है तो आप उनसे पूछोगे कि यार उनकी इंजरी का क्या होगा, क्या वो ठीक है। तो ये कर्टेसी होती है जो एक सेल्स पर्सन में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है परसिस्टेंस। ये पॉइंट भी मेरी नज़र में गुड कम्युनिकेशन स्किल के साथ ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होनी चाहिए अगर आप फ्यूचर में सेल्स पर्सन बनते हो। परसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, डिक्शनरी से अगेन देख के आओ। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक सेल्स पर्सन को बार 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 कस्टमर को फ़ोन करके कन्विंस करना चाहिए और उससे बार बार लेनी चाहिए सेल्स की इंक्वायरी, अगर वो खरीदना चाहता है या नहीं। बेसिकली देखो, मैंने जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट में भी ये चीज़ बताई थी, कस्टमर्स की टेंडेंसी होती है वो पहली बारी में मना करेगा ही करेगा, आपकी भी ये साइकोलॉजी होती है। तो अगर एक सेल्स पर्सन बार बार कन्विंस कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कस्टमर एक लेवल पे आके कहेगा चल यार तू दे ही दे, एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ तेरा प्रोडक्ट। अगला है कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। ये क्या है कि एक सेल्स पर्सन में बात करने का तरीका उसका ऐसा होना चाहिए कि वो कस्टमर का ट्रस्ट ले सके, कस्टमर को पूरा अंधा भरोसा हो जाए कि हाँ यार ये बंदा जो दे रहा है ये अपना प्रोडक्ट बहुत बढ़िया दे रहा है मुझे, और ये मुझे पागल नहीं बना रहा और ये मेरे को हमेशा साथ देगा, चाहे वो बाद में ना दे। बट एक सेल्स पर्सन के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैंने 1 साल पहले एंजल ब्रोकर से एक मतलब ये शेयर मार्केट में के ब्रोकर्स हैं, मैंने इनसे अकाउंट खुलवाया था। मेरे पास जो घर पे बंदा आया था मेरा अकाउंट खोलने, वो बड़ा इस टाइप का बंदा था जो
जिसने मेरा ट्रस्ट लिया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा वायदा किया कि सर आप कोई दिक्कत है मेरे को फ़ोन करना, कोई परेशानी हो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कंपनी में। और अल्टीमेटली 1 महीने बाद मैंने अपना अकाउंट बंद ही करवा दिया था, क्योंकि उस कंपनी ने मेरे को बेवकूफ़ी बनाया था, बहुत गंदी सर्विसेज थी उनकी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, गुड कम्युनिकेशन स्किल, परसिस्टेंस और कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को बताओ कमेंट्स में, और आपको क्या लगता है। मुझे लग रहा है वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। पब्लिक रिलेशन हम अगली वीडियो में करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी वीडियोस का, जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो का भी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मेरी वीडियो, और लाइक करना अगर आप मुझे किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहते हो तो। बाय।